Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ओके, ये क्वेश्चन दिया इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन हाई स्पीड 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। न्यूट्रॉन की स्पीड है ये, जिसको हमें ब्रेक डाउन करना है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड तक, और फॉर विच वी यूज़ हैवी वाटर ड्यूट्रॉन। तो अगर ड्यूट्रॉन यूज़ करेंगे तो कितना परसेंट मटेरियल मेकिंग द वी हैव टू प्रूव high probability in returning most elastic collision light nuclear deuterium carbon which of mass a few times the material making up the light nuclei like heavy water. Okay, तो ये हमें शो करना है यहाँ पे दैट दिस कैन हैपन, दिस मॉडरेटर कैन वर्क, जिससे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करा के इसको एक लिमिटेड स्पीड तक लेके आ सकते हैं। सो फॉर दैट पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। न्यूट्रॉन की क्या थी, फॉर विच फॉर्मूला इज हाफ mn विच इज़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड v1 स्क्वायर, v1 इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, इनिशियल स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, और दिस इज़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ बिकॉज ऑफ कोलिशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो वेलोसिटी है न्यूट्रॉन की कोलिजन के बाद, दैट शुड बी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। और एक और चीज़, जो मॉडरेटर है यहाँ पे, जैसे ये d2 हो, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो u2 = 0। तो m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इक्वल्स टू ये u1, इनिशियल स्पीड है तो u1 बोल देते हैं, u1 + 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो u2 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो कोलिजन के बाद स्पीड आ गई न्यूट्रॉन की, दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई न्यूट्रॉन की k2 या k फाइनल इक्वल्स टू हाफ m न्यूट्रॉन v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 mn। और यहाँ पे m1 m2 का मतलब है m1 इज़ मास ऑफ न्यूट्रॉन, m2 इज़ मास ऑफ ड्यूट्रॉन। सो हाफ m1, v1 की वैल्यू है m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 होल स्क्वायर्ड इंटू u1 स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। लॉस निकालते हैं अब। तो लॉस डेल्टा k इक्वल्स टू kf - ki डिवाइडेड बाय ki इंटू 100। सो k फाइनल है ये 1/2 mn, m1 का मतलब है mn, m2 का मतलब है md, mn + md स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस 1/2 mn u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mn u1 स्क्वायर इंटू 100। तो हाफ कैंसिल आउट, mn कैंसिल आउट, और u1 स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट। बचा अपने पास mn - md। अब जो ड्यूट्रॉन का मास होता है वो न्यूट्रॉन के मास का डबल होता है ऑलमोस्ट। सो md इज़ ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑफ mn। सो mn - 2mn डिवाइडेड बाय mn + 2mn स्क्वायर्ड इंटू 100। -1 और बचा यहाँ पे, हाँ, -1 इंटू 100 ये बचा। तो यहाँ से आया mn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9mn स्क्वायर, 9mn स्क्वायर -1 इंटू 100। सो इसको सॉल्व करके आएगा नेगेटिव ऑफ 1/9 - 1 यानी 1/9 यानी 100/9। सो दिस इज़ अबाउट 11%। सो 11% लॉस हुआ यानी 90% बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो इतना एनर्जी लॉस हो गया। तो ये हमें एनर्जी लॉस यहाँ पर शो कर रहा है कि ये इफ़ेक्टिव तरीका है, ऐसे हम इसको मॉडरेटर को यूज़ करके जो एनर्जी है उसकी न्यूट्रॉन की उसको रिलीज़ कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। जैसे हमने ड्यूट्रॉन के लिए लगाए से हम ऐसे कार्बन के ग्रेफाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइट कार्बन है तो वहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, तो उसके लिए भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द कोलिजन
depicted in the figure to be between two billiard balls with two masses m1 equals to m2. First ball is called Q and second ball is called target. The billiard player wants to sink the target ball in the corner pocket which is at angle 37 degree. Assume that the collision is elastic and the frictional and rotational motion is not important. तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इस लाइन का सिर्फ मीनिंग ये है कि हमें आइडियल इलास्टिक कोलिजन अज्यूम करना है. सो डायग्राम इसका गिवन है क्वेश्चन में. डायग्राम इज़ लाइक दिस. ये पहली बॉल है, ये दूसरी बॉल है. बिलियर्ड्स की बॉल है तो बिलियर्ड्स की बॉल आइडियल होती हैं. यहाँ से इसका कोलिजन होगा. एक बॉल इस साइड जाएगी एंड द अदर बॉल विल गो दिस साइड. और ये एंगल बन रहा है फाई, ये एंगल बन रहा है थीटा. और ये इलास्टिक कोलिजन है. इलास्टिक कोलिजन में वी नो दैट थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये हमने रिजल्ट चैप्टर में निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. और ये रिजल्ट तब एप्लीकेबल होता है जब u 0 हो और u2 0 हो और दोनों बॉडीज़ आइडेंटिकल हो. तो दोनों बॉडीज़ आइडेंटिकल हैं, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है. दोनों का मास सेम है एंड u2 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0, ये भी क्वेश्चन में मैंशनड है. टू द सेकेंड बॉल इज टारगेट सेम टू. हाँ, तो जब हम एक बॉल से दूसरी बॉल को हिट करते हैं तो दूसरी बॉल बिलियर्ड्स के गेम में ये स्टेशनरी रहती है, तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है. तो यानी ये प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल है. दैट मीन्स थीटा विल बी 90 माइनस फाई एंड क्वेश्चन में फाई दिया हुआ है 37 डिग्री. हैंस द वैल्यू ऑफ थीटा विल टर्न आउट टू बी 53 डिग्री. आंसर हमसे ये पूछा गया था इसमें विच एंगल थीटा ऑफ टेन थीटा निकालने को बोला हुआ था, वो 53 डिग्री आ रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी आर टू पार्टिकल्स हैविंग सेम मास m. A is moving along x-axis with a speed of 10 meter per second. B is at rest. After undergoing a perfectly elastic collision with B, particle A is scattered through an angle of 30 degree. What is the direction of motion of B? तो इस पार्ट तक का आंसर तो अभी पिछले क्वेश्चन की तरह हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है और दूसरा बी बॉडी रेस्ट में है और दोनों बॉडीज़ आइडेंटिकल मास की हैं. दैट मीन्स थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और इसमें से एक हमें दिया हुआ है 30 डिग्री. सो दूसरा आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री. आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया. नाउ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी हमें निकालना है. तो कोलिजन के पहले इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. ये फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल रेस्ट में है. फर्स्ट बॉल इज मूविंग विद स्पीड हाउ मच, A and B are moving. A is moving along 10 meter per second. First ball is moving with 10 meter per second. स्पीड इसकी एक इस डायरेक्शन में जाएगा u1 सपोज v1, इसकी स्पीड हो जाएगी v1. सेकेंड विल गो इन दिस डायरेक्शन v2 स्पीड. तो यहाँ से इसका फैक्टर आएगा v1 cos. इसका एंगल आ रहा था पार्टिकल A गेट्स स्कैटर्ड थ्रू एट 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो v1 cos 30 और इसका फैक्टर आएगा v2 cos 60, ये 60 होगा. ऐसे ही v1 का इस साइड फैक्टर आएगा v1 cos 60 sin 30 और ये आएगा v2 sin 60. सो यहाँ से क्लियरली v1 sin 30 इज इक्वल्स टू v2 sin 60. दैट मीन्स v1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू v2 रूट 3 डिवाइड बाई 2. Hence v1 equals to under root 3 v2. इक्वेशन नंबर 1. नाउ ये तो हमने y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है y एक्सिस में. नाउ फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन it will come out to be m1 u1 plus 0 equals to m1 v1 plus m2 v2 because the mass is same in all the direction. तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x एक्सिस की बात है. u1 की वैल्यू दी है 10 और ये हो गया v1 प्लस v2. ओके एक सेकेंड. m1 v1 cos 30, यहाँ पे cos 30 आएगा और यहाँ पे cos 60 आएगा. सो v1 cos 30 एंड v2 cos 60. सो 10 इक्वल्स टू v1 cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 प्लस v2 cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2. दैट मीन्स v1 अंडर रूट 3 प्लस v2 इक्वल्स टू 20. अब v1 की वैल्यू यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं. सो ये हो गया 3v2 प्लस v2 इक्वल्स टू 20. हेंस v2 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड.
एंड सिमिलरली v1 की वैल्यू यहाँ पे लगाने के बाद v1 इक्वल्स टू 5/√3 मीटर पर सेकेंड आंसर। इन दोनों केसेस का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles A and B masses m and 2m are moving along x-axis and y-axis respectively with same speed v. They collide at the origin and coalesce into one body. After the collision, what is the velocity of coalesced mass? What is the loss of energy during the collision? Okay, तो एक पार्टिकल हमारे पास A, दूसरा पार्टिकल B. A पार्टिकल m मास का है एंड इट इज़ मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस और सपोज स्पीड है v. दूसरा पार्टिकल 2m मास का है, b पार्टिकल मूविंग विद सेम स्पीड एंड द कोलाइड एट द ऑरिजिन, तो ये ऑरिजिन पॉइंट है 0,0, यहाँ पे कोलाइड किया और आफ्टर कोलिजन दे बिकम वन, दे कोलेस का मतलब दोनों कंबाइन हो गए। तो कंबाइन होने के बाद सपोज ये पार्टिकल बना, इसका मास होगा 3m, कोलेस हो गए तो दोनों का मास ऐड हो गया एंड सपोज इट मूव्स एट द एंगल ऑफ एल्फा, ठीक है, एंड विद वेलोसिटी v डैश। ओके, ठीक है, तो ये परफेक्टली इनलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन का केस है। दोनों की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेम हो रही है तो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है एंड बिकॉज इट इज़ इन 2 डायमेंशन इट इज़ ऑब्लिक कोलिजन। तो पहले हम एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम आएगा mv, इसका मोमेंटम 0 होगा b बॉडी का एंड इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में आएगा 3m v डैश कॉस एल्फा। सो v इक्वल्स टू 3v डैश कॉस एल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब वाई डायरेक्शन में लगाते हैं। वाई डायरेक्शन में a का मोमेंटम 0 होगा एंड b का मोमेंटम 2mv होगा इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन वाई डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाएगा 3mv डैश साइन एल्फा, इक्वेशन नंबर m से m कैंसिल आउट, 2v इक्वल्स टू 3v डैश साइन एल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कोलेस्ड मास यानी v डैश फाइंड आउट करना है। तो v डैश के लिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल के साइन अल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं। पहले यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2v/3v डैश और यहाँ से अगर कॉस अल्फ़ा निकालेंगे तो आएगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा यानी 1 माइनस 4v²/9v डैश स्क्वायर। ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं इधर। सो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 3v डैश इंटू 9v डैश स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9v डैश स्क्वायर अंडर रूट में। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 9v डैश स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9v डैश स्क्वायर। 9v डैश स्क्वायर से 9v डैश स्क्वायर कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 9v डैश स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर, hence 9v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 5v स्क्वायर एंड v डैश इक्वल्स टू आ गया √5/3v, √5/3v। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ओके, कोलेस्ड मास की स्पीड निकालनी थी, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। तो एनर्जी लॉस का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी लॉस पूछा हुआ है बिकॉज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालना है तो पहले इनिशियल एनर्जी देखते हैं। इनिशियल एनर्जी थी हमारे पास पहली बॉडी की एनर्जी 12mv स्क्वायर, दूसरी बॉडी की एनर्जी 2mv स्क्वायर। तो यहाँ से आया अपने पास 3/2mv स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और फाइनल एनर्जी हो गई 1/2, टोटल मास इज 3m इंटू v डैश 5/9v स्क्वायर। तो ये हुआ यहाँ से 5/6mv स्क्वायर। लॉस निकालना है डेल्टा के इक्वल्स टू 12mv स्क्वायर 3/2mv स्क्वायर माइनस 5/6mv स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा mv स्क्वायर एंड 9 माइनस 5 4/6 यानी 2/3mv स्क्वायर आंसर। ये सेकंड आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A toy rocket has mass of 0.1 kg, has a small fuel of mass 0.02 kg, which burns out in 3 seconds, starting from rest on a horizontal smooth track. It gets a speed of 20 meter per second after the fuel is burned out. What is the approximate thrust on the rocket and what is the energy content per unit mass of the fuel? ओके तो हमें रॉकेट का मास पता है 0.1 kg, फ्यूल का मास पता है 0.02 kg और टाइम जिसमें बर्न आउट हुआ वो पता है 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. U equals to 0. On a horizontal track it gets a speed of 20 meters per second after the fuel is burned out. तो बर्न आउट स्पीड भी हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड. तो जो फ्यूल बर्न हो रहा है उससे एक फोर्स मिल रहा है, हमें थ्रस्ट मिल रहा है. तो उस थ्रस्ट का एक्सेलरेशन कितना है, हम अज्यूम कर सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो उस एक्सेलरेशन कांस्टेंट को अज्यूम करेंगे तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस टी. सो v हमें 20 मिला फाइनली और u 0 रेस्ट से स्टार्ट किया इसलिए एक्सेलरेशन निकालनी है हमें और t यहाँ पे 3 सेकंड दिया हुआ है. तो a इक्वल्स टू आ गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो पहले तो हमारे पास एक्सेलरेशन है. अब हमें थ्रस्ट निकालना है. तो थ्रस्ट फोर्स होता है बेसिकली और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो है वो लगेगा 0.1 kg मास है ऑब्जेक्ट का. तो 0.1 इंटू 20/3 यानी 2/3 न्यूटन ये हो गया थ्रस्ट. एक आंसर ये आ गया. एंड व्हाट इज़ द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास. तो टोटल एनर्जी निकाल के हम उसको मास से डिवाइड कर सकते हैं. तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हमारे पास फोर्स है तो हमें डिस्टेंस मिल जाए तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं और वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है. सो वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा. हमें एस निकालना पड़ेगा इसके लिए. एस के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यू टी 0 होगा बिकॉज यू इज़ 0. सो इट बिकम्स हाफ इंटू ए की वैल्यू 20/3 एंड टी हमें 3 सेकेंड दिया हुआ था यानी 9 हो गया. सो इट विल बिकम 3 ये 10 सो 30. एस इक्वल्स टू आ गया 30 मीटर. तो यहाँ से W इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स. फोर्स है 2/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट आया 30 हैंस इट इज़ 20 जूल्स. और अब हमें पर यूनिट मास निकालना है एनर्जी कंटेंट. तो एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास होगा पर यूनिट मास इक्वल्स टू 20 अपॉन मास जो एनर्जी का मास था फ्यूल का मास दैट इज़ 0.02 इक्वल्स टू इससे आया 1000 जूल पर केजी आंसर. एनर्जी कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना मास हमने यूज़ किया या कितना फ्यूल हमने यूज़ किया और उस समय कितनी एनर्जी मिली यहाँ पे. तो सेकंड आंसर हमारा ये हो गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. A bob of mass m is suspended by a light string of length L, imparted a horizontal velocity v naught, lowest point A, such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane, with the string becoming slack on reaching the topmost point C. Obtain the expression for v naught, speeds at point B and C, ratio of kinetic energy Kb and Kc. Comment the nature of trajectory of the bob after it reaches point C. ओके ठीक है. तो ये डायग्राम है हमारे पास. ए बी सी तीनों पॉइंट दिए हुए हैं. ए लोएस्ट पॉइंट है, बी मिडिल पॉइंट है, सी हाईएस्ट पॉइंट है. ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है. सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए हम सारी कंडीशन डेरिवेशन हमने निकाली हुई थी. हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. पहले तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं लोएस्ट केस और फर्स्ट केस के लिए. सी पॉइंट पर स्पीड मिनिमम कितनी चाहिए हमें अभी ये पता है. सी पॉइंट पर हमें मिनिमम स्पीड चाहिए होती है √g/r और r हमें क्वेश्चन में रेडियस कितनी दी हुई है उसको लगाना है. क्वेश्चन में r दिया हुआ है l तो ये हो जाएगा √g/l. ठीक है. ऐसे लोएस्ट पॉइंट की स्पीड भी हमें पता है. लोएस्ट पॉइंट यानी ए पॉइंट की स्पीड होनी चाहिए √5g/r यानी √5gl. ठीक. और इसके बाद ठीक है हमें ये ट्रेजेक्ट्री कमेंट ऑन. ओके. अ बॉब ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग लेंथ एल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आर की वैल्यू एल है, क्वेश्चन में दी हुई है इसलिए हमने लगाया यहाँ पे. इम्पार्टेड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट. ये वी नॉट वेलोसिटी से हमने इसे
मूव किया. इट इज़ ठीक है. द लोएस्ट पॉइंट इज सच दैट इट कंप्लीट सेमी सर्कुलर trajectory vertical plane with the string becoming slack on the reaching the topmost point. Auto system is conserved. No. ओके ठीक है. हाँ, तो हम ए पॉइंट की एनर्जी जानते हैं ऑलरेडी. ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, क्योंकि वी नॉट यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी ए पॉइंट पर. ये सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, ये हमें पता है. ओके, नाउ इसके बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये सी पॉइंट पे जब पहुंचता है तो इट स्लैक्स ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी. तो स्लैक होने का मतलब ये हुआ कि सी पॉइंट पर इसकी टेंशन ज़ीरो हो जाती है. तो सी पॉइंट पर इसकी टेंशन अगर ज़ीरो हो रही है, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन उसी केस के लिए होती है. अगर सी पॉइंट पर टेंशन ज़ीरो हो रही है, देन दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड. ओके, तो हमारे पास वी सी और वी ए की करेक्ट वैल्यू आ गई. अब इसके अकॉर्डिंग हमें वी बी भी पता है. वी बी होता है √3GR यानी √3GL. ये हम सारी इन्फॉर्मेशन डेरिवेशन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो हमारे पास वी बी भी आ चुका है. ओके, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था वी नॉट की इक्वेशन, और उसके साथ साथ के बी और के सी का, के बी और काइनेटिक एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी सी का रेशियो. तो के बी यहाँ से आएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर यानी हाफ एम इंटू 3GL. ये क्वेश्चन नंबर 1. और ऐसे के सी आएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर यानी हाफ एम इंटू GL. तो यहाँ से के बी अपॉन के सी हो गया 3/2 और ये 1/2 यानी 3:1. तो के बी अपॉन के सी का रेशियो आ गया 3:1. और हमें वी नॉट चाहिए. तो जब सर्कल जस्ट कंप्लीट हो रहा है तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √5GL होती है. तो वी ए का आंसर हो गया √5GL. ये इसका आंसर है. क्योंकि हम डेरिवेशन ये पूरा कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें ये दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं. हमने डायरेक्ट रिजल्ट लगा दिया यहाँ पे. वो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, अदरवाइज़ हमें पूरा डेरिवेशन दोबारा करना होगा. इसके बाद इसमें पूछा हुआ है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेज द पॉइंट सी. ओके, तो ये कंडीशन जो है जब सी पॉइंट पर टेंशन ज़ीरो हो जाती है, उस कंडीशन का मतलब ये है कि ये सर्कल जो है वो जस्ट कंप्लीट होगा. सर्कल जो है हमारा कंप्लीट होगा. दैट मीन्स दिस सर्कल विल जस्ट कंप्लीट. यानी इससे थोड़ी सी भी कम वेलोसिटी हो तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा. इससे ज़्यादा या इसके बराबर वेलोसिटी है तो सर्कल कंप्लीट हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे इसके बराबर वेलोसिटी है तो सर्कल डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर a curved path of radius 5 meter as shown in figure. It starts from point A and reaches point B. Calculate the normal force that acts on the ball B, assuming that there is no friction between the ball and the surface of the contact. Okay, तो B पॉइंट नॉर्मल फोर्स, B पॉइंट पर हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है. तो B पॉइंट पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. B पॉइंट पर यहाँ पे mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और साथ साथ यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ. तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इन दोनों को बैलेंस आउट करेगा. तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r. mv स्क्वायर अपॉन r. r हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर. और इसके अलावा मास हमें नहीं दिया हुआ, मास हमें नहीं पता है. ठीक है, और स्पीड हम निकाल सकते हैं इसको. ए पॉइंट से हमने स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट से हमने ड्रॉप किया, तो ए पॉइंट से अगर ड्रॉप किया तो बी पॉइंट की स्पीड होगी √2GR. बी पॉइंट की स्पीड √2GR होगी बाय फॉर्मूला VB स्क्वायर इक्वल्स टू VA स्क्वायर प्लस 2GH. H की वैल्यू R है, VA की वैल्यू 0 है. तो यहाँ से √2GR आ जाएगा. इसको यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं. सो द n विल टर्न आउट टू बी mg प्लस m इंटू 2GR डिवाइडेड बाय R यानी 3mg आंसर. तो लोएस्ट पॉइंट पर इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी वो 3mg होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
a bullet of mass m moving with velocity v embedded into a block of mass m suspended by thread. As a result of this collision, the block along with the bullet rises to a height h. Prove that the velocity of the bullet was this. ठीक है, तो यहाँ पर एक सीलिंग से एक वुडन ब्लॉक हैंग कर रहा है और एक बुलेट was moving with initial speed, some initial speed v suppose, was moving and embedded in the block, and the block and the bullet both come to suppose this height, h height. ठीक है, h height ये क्वेश्चन में दी हुई है, h height हमें, और ये हमें वेलोसिटी प्रूव करनी है. तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है बिकॉज बॉडीज एम्बेडेड हो जा रही हैं, कंबाइन हो जा रही हैं, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन. और u2 इक्वल्स टू 0 है बिकॉज ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था. सो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं. बुलेट का मास हमें m दिया हुआ है और ब्लॉक का मास हमें कैपिटल M दिया हुआ है. दैट मीन्स स्मॉल m u इक्वल्स स्मॉल m u प्लस 0 इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v. दैट मीन्स v इक्वल्स टू, और ये v सब ये u है, हम u अज्यूम कर लेते हैं. ये v यहाँ से आ जाएगा m u डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M. ओके, नाउ ये वेलोसिटी आ गई. दैट मीन्स जब ये एम्बेडेड हो जाएगा इस ब्लॉक के अंदर, तो इस ब्लॉक की प्लस बुलेट की, ब्लॉक प्लस बुलेट की जो इस लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है. सो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी इंटू एच. एच हमें निकालना है. स्मॉल m प्लस कैपिटल M से ही कैंसिल आउट. v स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2gh एंड v स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh. तो यहाँ से h इक्वल्स टू आया m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर्ड. ओके, निकालना क्या था हमें? इनिशियल स्पीड यानी u निकालना है हमें. हाँ ठीक है, प्रूव द वेलोसिटी. ओके, u निकालना है यहाँ से. तो u इक्वल्स टू आएगा u इक्वल्स टू u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh स्मॉल m प्लस कैपिटल M स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर. तो यहाँ से अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh स्मॉल m प्लस कैपिटल M स्क्वायर हट गया और स्मॉल m यहाँ से भी स्क्वायर हट गया. ये हमारा आंसर आ गया. दैट वाज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो यहाँ से ये प्रूव हो गया आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चेन इज हेल्ड frictionless on a frictionless table with 1/n of its length hanging from the edge. If the chain has length L and mass m, how much work is required to pull the hanging part of the chain up to the table? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है इसी सेक्शन में, इसी चैप्टर में. स्टार्टिंग का क्वेश्चन ऐसा ही था कुछ. वहाँ पे एक डेफिनेट वैल्यू दी थी, आई थिंक 1/3 सेक्शन लटक रहा था. यहाँ पे 1/n दिया हुआ है तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई है. ये चेन है, इसका कुछ पार्ट यहाँ से हैंग कर रहा है. तो जो पार्ट यहाँ पे हैंग कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उतनी डिस्टेंस हमें यहाँ से इसको ऊपर खींचना पड़ेगा और नीचे की तरफ इसका जो सेक्शन का वेट है वो mg यहाँ पे काम कर रहा होगा. तो फोर्स हो गया यहाँ पे mg इस सेक्शन का पार्ट. टोटल मास m है तो 1/n पोर्शन का मास जो होगा 1/n मास हो जाएगा टोटल मास का 1/n पार्ट यानी स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन n. Okay, so the work done will be force into displacement. Okay, force into displacement 1/n पार्ट. ठीक है, तो 1/n पार्ट इसका हैंग कर रहा है. इसका मतलब ये टोटल लेंथ जो है वो L/n के बराबर होगी. तो ये वाली लेंथ L/2n के बराबर होगी. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया L/2n. So force is mg into displacement is L/2n और small m is capital M by n. ये this is g, this is L/2n. Hence work done is m
कैपिटल M G L बाय 2n स्क्वायर आंसर। इतना वर्क डन करना पड़ेगा उसको पुल करने के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन इस टाइप के हमने किए हुए हैं, एक पहला क्वेश्चन भी किया था, वैसा ही ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, a particle of mass 1 gram executes an oscillatory motion on the concave surface of a spherical dish of radius 2 meter placed on a horizontal plane if the motion of particle begins from a point on the dish at a height of 1 centimeter from the horizontal plane and the coefficient of friction is 0.01. Find total distance covered by the particle before coming to rest. Okay. तो ये डायग्राम है इसका, ये सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस हमें क्वेश्चन में दी हुई है। रेडियस ऑफ दिस पाथ इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, और ये हाइट है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, और जो वर्क डन इसका होगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो वर्क डन के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो ये ग्रेविटेशनल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो वर्क डन होगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू यूजी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg इंटू एच। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, और इसका फॉर्मूला म्यू इंटू एन होता है, और यहाँ पे ये mg, तो ये mg cos थीटा, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा एंड दिस इज म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। सो ये हो गया म्यू mg cos थीटा, ओके, एंड दिस थीटा इज इक्वल्स टू दिस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, कितना होगा, इक्वल्स टू mgh। ओके, तो कॉस थीटा देखते हैं यहाँ से क्या होगा, m से तो m कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा यहाँ से होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस होगी दिस साइड, यानी 2 माइनस h यानी 1 सेंटीमीटर, 2 माइनस 0.01, 2 माइनस 0.01, यानी ये हो गया 2 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2। So it is now 1.99 divided by 2. So, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 0.01, तो 0.01 इंटू 1.99 अपॉन 2 इक्वल्स टू इंटू एस इक्वल्स टू एच। एच इज़ ऑल्सो 0.01, तो इससे कैंसिल आउट, यहाँ से एस इक्वल्स टू आ गया 2 अपॉन 1.99। तो इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है वो मीटर में हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass 0.1 kg has initial speed of 4 meter per second at a point A on a rough horizontal road. The coefficient of friction between the object and road is 0.15. The particle moves to a point B at a distance 2 meter from A. What is the speed of particle at B? Okay, तो mass है हमारे पास 0.1 kg as the question says. Initial speed भी हमें दी हुई है 4 meter per second एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये बी पॉइंट तक गया, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 2 मीटर, इन इक्वल्स टू हाफ, मास है 0.1, इनिशियल स्पीड है 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 8, ये 4, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 0.15 दी हुई थी, इंटू एन की वैल्यू होगी यहाँ पे mg, ये जो भी पार्टिकल है इसका वेट होगा mg नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन n एक ऊपर की तरफ, यानी n इज इक्वल्स टू mg, m है यहाँ पे 0.1, g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 10 इक्वल्स टू 0.1। 0.1 हमें फाइंड आउट क्या करना था यहाँ से, स्पीड, हाँ स्पीड
ओके ओके नहीं, गलती हो गई, स्पीड हमें निकालनी है। ओके सो तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 2 मीटर के बाद ये पार्टिकल रुका नहीं है, इसका मतलब द पार्टिकल मूव्स टू पॉइंट बी या 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर के बाद पार्टिकल रुका नहीं है, दैट मीन्स ये यहाँ से गलत है। सारी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन करने में नहीं गई है, कुछ काइनेटिक एनर्जी बची हुई है। तो जो काइनेटिक एनर्जी बची है उसकी वजह से वर्क डन होगा कुछ, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो द इनिशियल वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो 2 कामों में यूज़ हुई, वर्क डन में प्लस जो काइनेटिक एनर्जी बची हुई है उसमें। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वॉज हाफ एम वी स्क्वायर, एम वॉज 0.1, वी यानी 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू वर्क डन का फॉर्मूला फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज़ 2 मीटर, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज़ अगेन 0.1 kg एंड वी स्क्वायर हमें निकालना है यहाँ से। तो 1/2 0.1 इंटू 16 इक्वल्स टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एम जी इंटू 2 प्लस हाफ 0.1 इंटू वी स्क्वायर। तो 0.1 और ये मास भी 0.1 है और ये भी 0.1 कैंसिल आउट, 2 से 16 8 टाइम्स कैंसिल, म्यू की वैल्यू 0.15, जी की वैल्यू 10 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू वी स्क्वायर। सो ये हो गया 8 माइनस 1.52, ये 3 हो गया, 1/2 वी स्क्वायर। 8 माइनस 3 5 इंटू 2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, हैंस वी इक्वल्स टू √10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है इस केस का।